हेलो स्टूडेंट, मैं अभिषेक कुमार, जमनी लाल कॉलेज हाजीपुर। छात्रों, आज हम लोग गुट निरपेक्ष आंदोलन की आलोचनाएं तथा इसके भविष्य के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए छात्रों, शुरू करते हैं। गुट निरपेक्षता के विफलता के संदर्भ में कई आलोचकों द्वारा दिए गए तर्क इस प्रकार हैं। नंबर 1, अवसरवादी और काम निकालने वाली नीति। पश्चिमी आलोचकों के मत में गुट निरपेक्षता अवसरवादी तथा काम निकालने की नीति है, क्योंकि उनकी दृष्टि में गुट निरपेक्ष देश सिद्धांतहीन है और उनका उद्देश्य साम्यवादी और गैर साम्यवादी देशों द्वारा लाभ प्राप्त करना है। नंबर 2, सिद्धांततः उपयुक्त किंतु अव्यावहारिक नीति। जहां सिद्धांत के धरातल पर गुट निरपेक्षता का ध्येय राष्ट्रों की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना है, व्यवहार के धरातल पर इसने बहुत से गुट निरपेक्ष देशों के संदर्भ में इस दायित्व को वस्तुतः निभाया नहीं है। आलोचकों का यह भी कहना है कि नासिर के अधीन संयुक्त अरब गणराज्य और नेहरू के अधीन भारत 1950 के दशक में साम्यवादी खेल खेलते रहे थे। नंबर 3, बाध्य सहायता पर निर्भर। गुट निरपेक्ष देशों की एक कमजोरी यह बताई जाती है कि वे आर्थिक और रक्षा सहायता के लिए बाह्य सहायता पर निर्भर रहते हैं। आलोचकों का तर्क है कि सच्ची गुट निरपेक्षता आर्थिक आत्मनिर्भरता को तथ्य रूप में मानकर चलती है। नंबर 4, सुरक्षा का साधन नहीं। आलोचकों का कहना है कि गुट निरपेक्ष राष्ट्र गुट निरपेक्षता को अपनी सुरक्षा के लिए पर्याप्त मानते थे। आज जहां शक्ति राजनीति का बोलबाला है, गुट निरपेक्षता वहां अपने आप शक्ति शून्य हो जाती है। नंबर 5, संकुचित नीति। आलोचकों की राय में गुट निरपेक्षता का दायरा काफी सीमित है। गुटों से बाहर क्रियाशील रहने की बात इस अवधारणा में नहीं है। इसकी सारी नीति गुटों की राजनीति के इर्द गिर्द घूमती रहती है। नंबर 6, राष्ट्र हित के बजाय नेतागिरी की नीति। कुछ आलोचक इसे राष्ट्र हित के बजाय नेतागिरी की नीति को मानते हैं। वे कहते हैं, ऐसी नीति जिसकी जड़ें ऊपर है, नीचे नहीं। राष्ट्र हित उसके केंद्र में नहीं है, वरन नेतागिरी की भावना है। नंबर 7, उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं। आलोचकों के मत में गुट निरपेक्षता आज जिस अंतर्राष्ट्रीय राजनीति व्यवस्था पर चल रही है, उसमें उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं हुए हैं। आज भी शीत युद्ध की स्थिति बनी हुई है। सशक्तिकरण की होड़ आज भी विश्व में कायम है। विकासशील देशों का शोषण आज भी हो रहा है। नंबर 8, दिशाहीन आंदोलन। बहुत से आलोचकों ने इसे दिशाहीन आंदोलन का नाम दिया है। हरारे सम्मेलन में अफगानिस्तान, लीबिया तथा ईरान इराक युद्ध के संबंध में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। ये सभी मुद्दे इस बात का सबूत थे कि गुट निरपेक्ष आंदोलन की अपनी कोई दिशा नहीं रह गई और वह महाशक्तियों के खिलवाड़ का प्रतिबिंब मात्र रह गया था। नंबर 9, बुनियादी एकता का अभाव। गुट निरपेक्ष देशों में सांस्कृतिक तथा सामाजिक एकता का अभाव है। पारस्परिक विवादों में वे इस तरह उलझे हुए हैं कि वे एक दूसरे की सहायता के लिए कोई ठोस योजना भी नहीं बना सकते। गुट निरपेक्ष राष्ट्र एक दूसरे का शोषण करने के बाज नहीं आते हैं। अपनी जीवन पद्धतियों की रक्षा के लिए भी गुट निरपेक्ष देश कोई संयुक्त रणनीति नहीं बना पाए हैं। नंबर 10, गुट निरपेक्षता एक मूल्य रहित पैंतरा मात्र है। आलोचकों का कहना है कि वास्तव में गुट निरपेक्षता अपने आप में कोई विचारधारा या सिद्धांत नहीं है। गुट निरपेक्ष आंदोलन में कुछ लोकतांत्रिक और कुछ राजशाही देश हैं, तो कुछ कम्युनिस्ट और कुछ फौजी तानाशाही वाले देश। दूसरों शब्दों में गुट निरपेक्ष आंदोलन के लगभग 115 देशों में से 10 देश भी ऐसे नहीं हैं जिन्हें सच्चे अर्थों में लोकतांत्रिक कहा जा सके।
इन देशों की शासन पद्धतियां भिन्न भिन्न ही नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था के स्वरूप और समस्याएं भी बहुत भिन्न हैं। कई गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों में आपसी तनाव ने युद्ध का रूप धारण कर लिया है। कुछ आलोचकों का यह भी कहना है कि गुटनिरपेक्षता की माला जपते हुए भी कुछ राष्ट्रों ने अंदर ही अंदर महागुटों से हाथ मिला लिया है। आलोचकों का यह भी कहना है कि युद्ध या संकट के समय गुटनिरपेक्ष देश अकेले रह जाता है, जैसे चीनी आक्रमण के समय भारत रह गया था। अब छात्रों हम गुटनिरपेक्षता के भविष्य के बारे में चर्चा कर लेते हैं। विश्व राजनीति में गुटनिरपेक्षता एक रूप में निश्चित ही स्थायी रूप धारण कर चुकी है। इसने नवनिर्मित राष्ट्रों की स्वतंत्रता और समानता बनाए रखने में योगदान दिया है। इसने विश्व के ध्रुवीकरण को रोकने में सहायता की है। गुटनिरपेक्षता ने महाशक्तियों के गुटबंदी को बढ़ावा न देकर अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति को महत्वपूर्ण माना है। आज संयुक्त राष्ट्र के 2/3 देश गुटनिरपेक्षता के दायरे में आ चुके हैं और ये राष्ट्र ने विश्व शांति, उपनिषेधवाद का अंत, परमाणु अस्त्र पर रोक, निशस्त्रीकरण इत्यादि जैसे मसलों पर सफलता हासिल की है। यह भी प्रश्न किया जाता है कि गुटनिरपेक्षता का क्या औचित्य है। गुटनिरपेक्षता का उदय शीत युद्ध के संदर्भ में हुआ था, जो कि अब समाप्त हो चुका है। इस संदर्भ में लीबिया के नेता कर्नल गद्दाफी ने निर्गुट आंदोलन को अंतर्राष्ट्रीय भ्रम का मजाकिया आंदोलन कहा था। आज संयुक्त राष्ट्र संघ को केंद्र बनाकर नाम महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है, तो वहीं निशस्त्रीकरण के क्षेत्र में गुटनिरपेक्ष आंदोलन जारी है। 1993 में आंदोलन का सदस्य बनने के लिए प्राप्त आवेदनों से स्पष्ट हो जाता है कि सार्वभौम कार्यों में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की निरंतर प्रासंगिकता बनी हुई है, साथ ही महत्व भी बढ़ा हुआ है। अंततः विकासशील देशों के बीच आपसी सहयोग बढ़ाने की दिशा में यदि कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन का अस्तित्व अधिक समय तक नहीं रह पाएगा। अब छात्रों अंत में हम लोग अब इसके निष्कर्ष के बारे में चर्चा कर लेते हैं। गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने स्वतंत्र विदेश नीति का सिद्धांत देकर नवोदित राष्ट्रों को एक मंच उपलब्ध कराया है। शीत युद्ध का तनाव कम कर शांति स्थापना की दिशा को प्रोत्साहन दिया है। 1960 के बाद महसूस किया गया कि 9 राष्ट्र आर्थिक दृष्टि से कमजोर हैं और इनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का प्रस्ताव पारित किया गया। शीत युद्ध समाप्ति के बाद बदली हुई अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता और बढ़ गई। प्रासंगिकता बने रहने के बावजूद गुटनिरपेक्ष आंदोलन अपने महत्व व प्रभावी होने की क्षमता को धीरे धीरे खोता जा रहा है, जिससे इसके भविष्य के लिए शुभ संकेत माना जा सकता है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक स्थायी तत्व है और राष्ट्रों के अस्तित्व की भांति इसका अस्तित्व और प्रासंगिकता निरंतर बनी रहेगी। इसने अपने मंचों से विश्व शांति, उपनिवेशवाद की समाप्ति, परमाणु अस्त्रों पर रोक, निशस्त्रीकरण, हिंद महासागर को शांति क्षेत्र घोषित करना तथा नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था आदि की स्थापना में योगदान किया है। वस्तुतः अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर इसके व्यापक प्रभाव से ऐसा लगता है कि इसका भविष्य उज्जवल है। थैंक यू।